हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिवानी जिले के एक बहुत फेमस शहर लोहारू के बारे में। लोहारू एक प्रिंसली स्टेट रहा है मुगल डायनेस्टी का, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। लोहारू के सारे नवाब, उनके बारे में पूरी जानकारी, और साथ में लोहारू में एक फोर्ट है, किला है एक बहुत पुराना, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और साथ में यहाँ बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं इंडिया की, उनका संबंध रहा है लोहारू से। जैसे हमारे मिर्जा गालिब हैं, उर्दू के फेमस पोएट हैं, उनकी ससुराल है लोहारू। लोहारू के नवाब थे जो पहले, उनके भाई की जो बेटी थी उनके साथ शादी हुई थी मिर्जा गालिब की, और मिर्जा गालिब का लोहारू काफी आना जाना था। साथ में एक दाग दहलवी पोएट भी हुए हैं उर्दू के, उनका संबंध भी लोहारू से था। वो तो लोहारू के दूसरे नवाब के बेटे थे शमसुद्दीन के। और सैफ अली खान की जो परदादी थी वो लोहारू के नवाब की बेटी थी अमीरुद्दीन की, यानी कि ये सैफ अली खान के जो परदादा थे उनकी शादी लोहारू खानदान में हुई थी। पटौदी फैमिली से सीधा लिंक था इनका। साथ में सर सैयद अहमद खां हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाले, उनका संबंध लोहारू से था। हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, उनका भी संबंध लोहारू से था, जिनके टाइम में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। सरदार पटेल भी लोहारू आए हुए हैं। लोहारू रियासत को जब इंडिया में मर्ज कर दिया गया तो ये फैसला किया जा रहा था कि इसको राजस्थान में शेखावटी वाले एरिया में मर्ज करें या पंजाब के साथ। वहां के नवाब चाहते थे राजस्थान के साथ मर्ज करना, लेकिन लोहारू की जनता चाहती थी पंजाब के साथ रहना। तो सरदार पटेल आए और फिर ये फैसला किया गया कि इसको पंजाब में मिला दिया जाए लोहारू को। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके साथ साथ सिंघानी गांव में एक फायरिंग हुई थी किसानों के ऊपर, इसमें 22 किसानों ने अपना बलिदान दिया था। और चहड़ कलां की भी स्टोरी है थोड़ी सी, और मंढोली कलां के जो बद्दा शोरान थे, बद्दा जाट, उनका बलिदान भी है। वो सारी कहानी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोहारू प्रिंसली स्टेट की कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोहारू जो टाउन है, लोहारू टाउन को बसाने वाला था नरहर दास। जयपुर स्टेट के अंडर में था पहले लोहारू। नरहर दास हुए हैं, वो लोहारू को फाउंड करने वाले हैं, लोहारू के फाउंडर हैं। लोहारू शहर की स्थापना करने वाले नरहर दास। और लोहारू को पहले क्या बोलते थे? लोहारू का जो पुराना नाम है वो था लोहारूप। लोहारूप, क्योंकि यहां किस लिए था ये नाम? ये नाम था लोहारों के कारण। लोहारों को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ रहते थे यहां, लोहार रहते थे बहुत ज्यादा। और वो लोहारों क्या करते थे? जयपुर स्टेट के लिए सिक्के बनाते थे। जयपुर स्टेट के लिए एक मिंट थी। मिंट का मतलब होता है टकसाल, हिंदी में टकसाल बोलते हैं उसको। तो मिंट होता था, यहां पे मिंट था जयपुर स्टेट का। जयपुर स्टेट के लिए सिक्के बनाए जाते थे यहां पर। जयपुर स्टेट के अंडर में था लोहारू पहले, फिर बाद में अलवर स्टेट के अंडर आता है, फिर ब्रिटिशर्स के अंडर, और फिर नवाब चलाते हैं 1947 तक। तो लोहारू में मिंट है, ये भी याद रखना, थी पहले, उसके प्रूफ भी मिले हैं। टकसाल थी एक। ठीक है, तो नरहर दास ने लोहारू शहर बसाया। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ के आसपास जो बिल्डिंग्स हैं छोटी छोटी, बहुत सारी छतरियां वगैरह हैं, वो नरहर दास की ही बनाई हुई हैं। कुछ एक मंदिर भी हैं। ठीक है, तो ये राजपूत शासक थे शेखावटी के। इसके बाद मैं आपको बताता हूं लोहारू में एक फोर्ट है, लोहारू फोर्ट। फेमस है लोहारू फोर्ट, लोहारू का किला। तो लोहारू फोर्ट है, इसकी जो फाउंडेशन थी वो 1570 में, 1570 में ये अर्जुन देव ने बनवाया था। वो जयपुर स्टेट के थे अर्जुन देव, राव अर्जुन देव ने ये लोहारू का किला बनवाया था। कुछ एक हिस्टोरियन है ना, कुछ इतिहासकार हैं 5%, वो ये भी कहते हैं कि नरहर दास ने ही बनवाया था ये, लेकिन सब जगह सभी बुक्स में अर्जुन देव ही लिखा है, अर्जुन देव के ही प्रूफ हैं। हालांकि अर्जुन देव ने ये जो फोर्ट बनवाया था ये कच्चा था, मड फोर्ट कहते हैं इसको। ये मड फोर्ट बनवाया था। बाद में जो पहला नवाब था लोहारू का, ठीक है, अहमद बख्श खां, उन्होंने फिर इसको पक्का कर दिया, पक्का फोर्ट बना दिया ईंटों से। ठीक है, तो लोहारू का किला है। तो लोहारू का किले के बारे में बताता हूं। 2020 में 2021 में इसको स्टेट लेवल का मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आ गया ये।
हरियाणा सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में आ गया ये, उसकी देखरेख में। स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में आ गया और मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया स्टेट इंपॉर्टेंस का। मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक है, एक स्मारक घोषित कर दिया 2021 में लोहारू फोर्ट को। ठीक है, लोहारू फोर्ट बना 1570 में, 1570 में। अर्जुन देव थे जो लोहारू के राव थे, यहाँ के सामंत थे, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले, उन्होंने बनवाया था अर्जुन देव ने। और ये मड का बनवाया था पहले, बाद में पक्का हुआ है। और 2021 में इसको स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया उसको। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं जो राव शेखा थे। राव शेखा बड़ा फेमस है। देखो राजस्थान की जो जीके है ना, राजस्थान की हिस्ट्री, उसमें तो बहुत ज्यादा फेमस है। शेखा लिखेंगे पहले, राव शेखा ने ही शेखावटी एरिया बनाया था। शेखावटी जो स्टेट था ना पूरा, वो राव शेखा के नाम पे है। सीकर में इनकी बहुत बड़ी स्टेचू है, चौराहा है पूरा, घोड़े के ऊपर बैठे हुए, राव शेखा का सीकर में बना रखा है। तो देखो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, इस एरिया को ही शेखावाटी बोलते हैं। तो राव शेखा ने क्या किया, शेखावाटी का फाउंडेशन किया, शेखावाटी बनाया पूरा एरिया स्टेट। उसका पहला ये रूलर था शेखावटी। फिर इसने क्या किया, राव शेखा ने 33 पार्ट्स में बांट दिया पूरे शेखावटी एरिया को। 33 ठिकाना बना दिए। ठिकाना बोलते थे परगना को, यानी एरिया समझ लो। 33 एरियाज में डिवाइड कर दिया, उसको ठिकाना बोलते थे। खेतड़ी ठिकाना था एक, पिलानी ठिकाना, ढूंढलोद, सीकर ठिकाना, लोहारू ठिकाना। सबसे इधर वाला लोहारू था शेखावटी में, सबसे इधर। और लोहारू जो था वो 33rd था, ये भी याद रखना। लोहारू 33वां ठिकाना था राव शेखा के अंडर। राव शेखा जिन्होंने शेखावटी बनाया, क्योंकि लोहारू का जो कल्चर है वो राजस्थान से मिलता जुलता है। मेरा गांव भी लोहारू में है, सिंघानी गांव है मेरा, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे जो सारे रिलेशन है, राजगढ़ है, चूरू है, चिड़ावा है, रिश्तेदारियां बहुत हैं, तो काफी टच है। तो लोहारू 33rd ठिकाना बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 लड़ाइयां हुई, उसका भी आपको याद रखना है। ये फाउंडेशन नरहरदास, अर्जुन देव ने किला बनवाया, और उसके बाद राव शेखा ने शेखावटी बनाया था। तो लोहारू भी शामिल था। वो जो 33 ठिकाने थे राव शेखा के, तो उनमें से एक लोहारू था। 33वां ठिकाना लोहारू था लास्ट। अब बताता हूं आपको, 2 बैटल हुई हैं लोहारू की। फर्स्ट बैटल ऑफ लोहारू की 2 बैटल हैं, इनका जिक्र आता है। आप अगर डीपली पढ़ेंगे तो फर्स्ट बैटल जो हुई थी वो औरंगजेब के टाइम में हुई थी, 1671 में औरंगजेब के टाइम में हुई थी। ठीक है, तो इस टाइम जो फर्स्ट बैटल हुई थी उसमें थे मदन सिंह, इस ठिकाना के जो रूलर थे वो मदन सिंह थे, और हिसार के जो गवर्नर थे उनके बीच में हुई थी। तो मदन सिंह इस ठिकाना को, लोहारू ठिकाना को संभालने वाले थे, मदन सिंह। और इसकी लड़ाई किसके साथ हुई, जो हिसार के जो गवर्नर थे, मुगल गवर्नर, औरंगजेब के गवर्नर, मुगल गवर्नर, उनके साथ लड़ाई हुई, बैटल हुई लोहारू की पहली, फर्स्ट बैटल ऑफ लोहारू। मदन सिंह लोहारू ठिकाना कहते। किस बात पे लड़ाई हुई थी, ये गवर्नर जो थे ना, मुगल गवर्नर, ये उन्होंने मदन सिंह से कहा कि आप लैंड रेवेन्यू दोगे यहां से हमें, और हमें फिर आगे पहुंचाना है औरंगजेब को। तो मदन सिंह ने मना कर दिया था, लैंड रेवेन्यू टैक्स देने से मना कर दिया था, लगान देने से। तो ये लड़ाई हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ लोहारू, मदन सिंह ऑफ लोहारू और मुगल गवर्नर था हिसार का, हिसार था ना, उसके बीच में। फिर एक सेकंड बैटल भी होती है, सेकंड बैटल ऑफ लोहारू। ये 2 बैटल जरूर याद रखना यदि आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत हाई लेवल की, हरियाणा सिविल सर्विसेज की, तो जरूर पढ़ना इनको। सेकंड बैटल लोहारू की, ये इसकी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये 1770s आता है कई जगह मेंशन, कई बुक्स में 1770s, 71, 23 के आसपास, इसके 100 साल बाद 1670 था, ये 1770। ये किस किस के, कीरत सिंह था लोहारू का, कीरत सिंह,
और एक ये भोपाल सिंह, दो थे ये। एक था, यहां लिखता हूं मैं, कीरत सिंह, कीरत। और जो भोपाल सिंह था ना, भोपाल जो था वो तो था खेतड़ी का, भोपाल थे वो थे खेतड़ी के, खेतड़ी ठिकाना के, और कीरत सिंह थे वो लुहारू ठिकाना के। इन दोनों की लड़ाई होगी। भोपाल सिंह ये कह रहा था कि लुहारू खेतड़ी में पड़ता है, खेतड़ी ठिकाना के अंडर में है सारे ये एरिए, तो इनके आपस में लड़ाई हुई 1770s में। इसमें भोपाल सिंह फिर मारा गया, और भोपाल सिंह की जो छतरी है ना वो लुहारू में बनी हुई है, किले के पास, किले के पास ही लुहारू जो फोर्ट है उसके पास ही ये दोनों लड़ाई हुई थी, दोनों बैटल। ठीक है, ये तो थी स्टार्टिंग की कहानी। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाती है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों की और मराठों की लड़ाई चल रही थी, वो शुरू हो जाती है। उसका क्या संबंध है लुहारू से? बिल्कुल संबंध है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरी अंग्रेजों के साथ मराठों के साथ लड़ाई हुई थी। कब हुई थी ये लड़ाई हुई थी 1803 से 1805 तक। ये 4-5 साल चली, 3-4 साल चली थी। इसमें हालांकि ब्रिटिशर जीते थे, मराठों की हार हो गई थी, लेकिन इसमें क्या था, इसमें भरतपुर के जो राजा थे, भरतपुर के जो रूलर थे, जाट रूलर, भरतपुर जाटों का राज रहा है, भरतपुर जाट रूलर्स, उन्होंने मराठों का साथ दिया। भरतपुर के राजा ने मराठों का साथ दिया, लेकिन एक ये अहमद बख्श खान था, अहमद बख्श खान ने अंग्रेजों का साथ दिया, भरतपुर के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अहमद बख्श खान ने ब्रिटिशर का साथ दिया इस लड़ाई में। तो फिर ब्रिटिशर ने इसकी सेवा से खुश होके, यहां के जो जनरल थे ना जिस लड़ाई लड़ी थी, भरतपुर के राजा को हराया था, उसका नाम था जनरल लॉर्ड लेक, जनरल लॉर्ड लेक नाम था उसका। ये सेनापति था अंग्रेजों का, कमांडर। तो जनरल लॉर्ड लेक ने अहमद बख्श खान से खुश होकर उसको नवाब बना दिया, उसको एरिया दे दिया, रियासत दे दी है। कौन कौन सी? लोहारू एंड फिरोजपुर जिरका। फिरोजपुर जिरका जो था ना वो लोहारू का ही पार्ट था। फिरोजपुर जिरका और लोहारू दोनों एरिया वो नवाब ये था ना अहमद बख्श खान, इनको दे दिया 1803 में। हालांकि लड़ाई चलती रही, तो अहमद बख्श खान ने अपनी जो रूलिंग है ना, अपना जो कामकाज है, वो 1806 से शुरू किया था, 1806 से शुरू किया था। लेकिन बोलते 1803 ही है, 1803 है, क्योंकि 1803 में डिक्लेयर कर दिया था, इसको वहां का रूलर बना दिया था, भी आप संभालोगे, आपके अंडर में है, यहाँ की सारी रेवेन्यू, सारी पावर आपकी है। ठीक है, तो ये बन गया लोहारू रियासत, लोहारू प्रिंसली स्टेट। अब लोहारू प्रिंसली स्टेट की खास बात क्या थी? देखो, पहला नवाब तो यही था, अहमद बख्श खान। अहमद बख्श खान ये तो पहले नवाब थे लोहारू के। मैं नवाब की पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, सारे नवाबों के नाम भी बताऊंगा, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से टैक्स होते थे यहाँ, वो सारे बताऊंगा। पहले देखो, लोहारू प्रिंसली स्टेट जो था वो 1803 से 1947 तक रहा। यहां तक लोहारू का नवाबी राज रहा है। ये पहला नवाब यहां लास्ट था 47 तक। ठीक है, और एक आपको याद रखना है, ये 9 गन सैल्यूट स्टेट था। ये सैल्यूट होते हैं ना, 21 तोप होती है ना, वो मैक्सिमम होती हैं 21 तोपों की सलामी, 21 गन सैल्यूट। ये 9 गन सैल्यूट था, पर्सनल गन सैल्यूट स्टेट था। ये भी याद रखना, 6 स्टेट भी होते हैं, 3 स्टेट भी होते हैं, 21 मैक्सिमम होता है। तो 9 गन सैल्यूट वाला सम्मान मिलता था लोहारू के नवाब को स्टार्टिंग में, अहमद बख्श खां के टाइम से। ये बाद में शुरू हुआ था, वैसे अहमद बख्श खां को नहीं था, बाद वालों को था। 9 गन सैल्यूट था ये। ठीक है, और ये ओनली मुगल, हरियाणा में मुगलों का केवल ये एक ही था, मुगल स्टेट था ये, मुगलों के खानदान का ये स्टेट था, लोहारू स्टेट। ठीक है, और बड़ी बात क्या थी, लोहारू के नवाब को फांसी की सजा का भी अधिकार दे रखा था, एग्जीक्यूशन पावर।
इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पावर जो थी, फांसी की सजा देने का भी अधिकार दे रखा था इनको, ब्रिटिशर से पूछने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये लोहारू के नवाब के बारे में पूरा पढ़ेंगे, प्रिंस स्टेट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि लोहारू के ये नवाब कौन कौन थे, फर्स्ट से लेके 7 तक, और उसकी कौन कौन सी घटनाएं उनके टाइम में हुई, वो सारा मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, तो पहला नवाब जो था ना, फाउंडर, फर्स्ट जो नवाब था वो था अहमद बख्श खां। फर्स्ट जो नवाब थे लोहारू के, फर्स्ट नवाब, ये लोहारू के फर्स्ट नवाब थे, वो थे अहमद बख्श खान, जिन्होंने भरतपुर के राजा के अगेंस्ट में, अहमद बख्श खान भरतपुर के जो जाट राजा थे उनके अगेंस्ट जनरल लेक की हेल्प की थी, अंग्रेजों की हेल्प की थी। उससे खुश होकर उनको लोहारू और फिरोजपुर जिरका मिल गया था 1803 में। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें अहमद बख्श खां कब से कब तक रहे भैया? ये 1803 से 1827 तक ये पहले नवाब थे, यहां रहे। ठीक है, फाउंडर यही थे। अब इसके बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो भाई था उनका नाम था इलाही बख्श खान। इलाही बख्श खान, इलाही बख्श खान का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इलाही बख्श खान की जो, इनके भाई की जो बेटी थी उमराव बेगम, इनकी जो डॉटर थी उमराव बेगम, उमराव बेगम की जो शादी थी वो मिर्जा गालिब के साथ हुई थी। लोहारू के दामाद थे, लोहारू के नवाबों के दामाद थे मिर्जा गालिब, जो वर्ल्ड फेमस उर्दू पोएट हैं, मिर्जा गालिब। ठीक है, मैरिड तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का नाम तो किसने नहीं सुना होगा, वर्ल्ड फेमस है, दिल्ली में रहते थे ये। और ये जो इलाही बख्श खान थे, ये भी पोएट्री के, उर्दू नगमों के ये बड़े शौकीन थे। तो काफी इनसे इंप्रेस्ड होकर इन्होंने इनसे अपनी बेटी की शादी उमराव बेगम की शादी कर दी थी, मैरिड टू मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब की ससुराल बोलते हैं लोहारू को बोलते हैं मिर्जा गालिब की ससुराल। तो ये पहले नवाब थे अहमद बख्श खां। मिर्जा गालिब, इनके भाई की लड़की के साथ मिर्जा गालिब की शादी हुई थी। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं हम सेकंड नवाब के ऊपर। सेकंड जो नवाब बने, सेकंड नवाब वो थे शमसुद्दीन अहमद खान, इनके लड़के शमसुद्दीन अहमद खान। शमसुद्दीन अहमद खान का लड़का जो था, इनके जो बेटे थे, वो भी दुनिया में बड़े फेमस पोएट हुए हैं। मिर्जा गालिब से थोड़ा बाद का है, मिर्जा गालिब थोड़े सीनियर थे इनसे। इनके बेटे का नाम था दाग दहलवी। दाग दहलवी जो थे, उर्दू के बड़े फेमस पोएट हुए हैं दाग दहलवी, उर्दू पोएट, उर्दू के पोएट हुए हैं। उनके फादर थे लोहारू के सेकंड नवाब शमसुद्दीन अली अहमद, समझ लो शमसुद्दीन अली खान। ठीक है, दाग दहलवी थे। अब इसके बारे में एक चीज और सुन लो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। शमसुद्दीन अहमद खान को फांसी की सजा दे दी अंग्रेजों ने। ये कैसे हुई थी? देखो, शमसुद्दीन अहमद खान, उन्होंने क्या किया पहले बताता हूं आपको। हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स ने इनको फांसी की सजा दे दी थी। यानी कि लोहारू का जो दूसरा नवाब था, उसकी जो मौत हुई थी फांसी से हुई थी। अंग्रेजों ने फांसी दे दी। किस बात पे? क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, शमसुद्दीन अहमद खान ने कुरीम खान नाम के आदमी को, विलियम फ्रेजर एक ब्रिटिश ऑफिसर था एक विलियम फ्रेजर, उसको मारने के लिए हायर कर लिया। विलियम फ्रेजर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट विलियम फ्रेजर को मारने के लिए कुरीम खान को भेजा शमसुद्दीन अहमद खान ने, और कुरीम खान ने फिर इसको गोली मार दी विलियम फ्रेजर को।
कई दिन इसका पीछा किया, रेकी की, और एक जगह मिला, फिर वहां इसको मार दिया विलियम फ्रेजर को। बाद में इसका पता चल गया कि शमसुद्दीन अहमद खान ने मरवाया है कुरीम खान के थ्रू। तो शमसुद्दीन अहमद को फिर अरेस्ट कर लिया गया और केस चला, उसको फिर फांसी दी गई। तो दाग दहलवी जो फेमस पोएट हुए हैं, उनके फादर को फांसी की सजा हुई थी, कुरीम खान ने मारा था। और एक चीज और देखो, ये जो शमसुद्दीन अहमद हैं, ये सर सैयद अहमद खान के मामा थे। सर सैयद अहमद खान है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले, जो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, बाद में बन गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसको बनाने वाले थे। ये बड़े एजुकेशनिस्ट हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर हुए हैं मोहम्मडन के। सर सैयद अहमद खान का भी लोहारू से संबंध है। ठीक है, ये जो विलियम फ्रेजर कौन था, इनका कोई ऐसा था कि एक महिला से प्रेम करते थे शमसुद्दीन अहमद, उसी के साथ फिर विलियम फ्रेजर भी प्रेम करने लगा। इसमें कोई लव ट्रायंगल है, उस चक्कर में ये शमसुद्दीन अहमद ने विलियम फ्रेजर को मरवा दिया था करीम खान के हाथ। तो फिर शमसुद्दीन अहमद को फांसी की सजा हुई। अब हम चलते हैं तीसरे थर्ड नवाब के तरफ। जो थर्ड नवाब था लोहारू का, पहला तो था अहमद बख्श खां, दूसरा ये शमसुद्दीन, और तीसरा था अमीनुद्दीन। तीसरा नवाब था ये अमीनुद्दीन। देखो ये अमीनुद्दीन फर्स्ट हैं, अमीनुद्दीन जो सेकंड है वो तो लास्ट थे। अभी यहां बाद में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। अभी भी उनके बहुत से लोग लोहारू में रहते हैं। बाकी तो वैसे तो 47 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, काफी आसाम में भी रहते हैं, कुछ दिल्ली में भी रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। अमीनुद्दीन फर्स्ट ये रहे भी 1835 से, इसका मैंने टाइम नहीं बताया आपको, देखो बताता हूं। ये 1827 से 35, तो 1835 में इनको फांसी हुई। इनको जो फांसी हुई शमसुद्दीन को 1835 में, 1835 में हुई, और 1835 के बाद फिर उनको अमीनुद्दीन को, इनके बेटे को बना दिया। लेकिन ब्रिटिशर ने सारी पावर छीन ली थी फिर लोहारू की। लोहारू प्रिंसली स्टेट को बहुत ज्यादा पावर थी, वो सारी पावर फिर ब्रिटिशर्स ने छीन ली और इसको हैंग कर दिया। अमीनुद्दीन के बाद जो दूसरे जो नवाब, चौथे जो नवाब बने थे, पहले नवाब, सेकंड नवाब, थर्ड, अमीनुद्दीन रहा 1835 से 1869 तक। 1869 तक ये रहे अमीनुद्दीन। यानी कि जो 1857 में जो रिवोल्ट हुई थी ना, उस टाइम ये था अमीनुद्दीन। पहले इसकी पावर खत्म कर दी, बाद में रिस्टोर कर दी धीरे धीरे। अब हम पढ़ते हैं, ये होगा थर्ड। फोर्थ नवाब की तरफ चलते हैं। फोर्थ जो नवाब थे ना, वो थे अलाउद्दीन अहमद खान। अब बहुत सारी घटनाएं होती हैं इनके टाइम में, वो सारी घटनाएं बताएंगे आपको, हिस्ट्री में भी काम आएंगे आपको और हरियाणा जीके में भी। और वैसे जो लोग जो जिनका इंटरेस्ट है लोहारू की हिस्ट्री में, वो वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये होगा फोर्थ नवाब पे आ जाओ। देखो फोर्थ नवाब थे, वो थे अलाउद्दीन अहमद खान। अलाउद्दीन अहमद खान 1869 से 84 तक रहे। ठीक है, अलाउद्दीन अहमद खान, इनके बारे में कोई ज्यादा वो जानकारी है नहीं। 1884 में हुए थे ये, और 69, 84। अब आ जाओ फिफ्थ जो नवाब था, ये जो अलाउद्दीन के टाइम में मंडोली कला में जो बद्दा जाट थे ना, 77 में उनको फांसी दे दी गई थी। इस नवाब ने फांसी दी थी। मंडोली वाला अभी बता देता हूं आपको मैं। मंडोली लोहारू का एक गांव है मंडोली में बद्दा शोराण थे, वो नंबरदार थे गांव के। तो बार बार ये नवाब आके परेशान करते थे, ये टैक्स दो, कोई ऊंटों के नाम पे टैक्स, कोई विधवाओं के नाम पे टैक्स, रीमैरिज होती थी विधवाओं की, उनके नाम पे टैक्स होते थे, तो ये विरोध करते थे। तो बद्दा जाट ने फिर विरोध किया मंडोली में, और बहुत सारे गांव वालों के ऊपर फायरिंग कर दी थी।
यहाँ पर भी वो पीटा था गांव वालों को, घर जला दिए थे। बद्दा जाट को फिर बाद में अरेस्ट कर लिया गया और इनको फांसी दे दी थी, और ये फांसी 1877 में दी गई थी। अलाउद्दीन का इतना ही है बस, अलाउद्दीन का इतना याद रख लेना। मंडोली वाली घटना हुई थी अलाउद्दीन अहमद खान के टाइम में भी थी। ठीक है, फिर हम चलते हैं फिफ्थ नवाब। फिफ्थ नवाब जो था वो था अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन अहमद खान। अमीरुद्दीन अहमद खान ज्यादा टाइम तक रहे थे। अमीरुद्दीन अहमद खान का तो टाइमिंग देखो, ये था 1884 से 1920 तक, यहां पर अमीरुद्दीन अहमद खान रहे थे। अमीरुद्दीन अहमद खान की जो बेटी थी उसकी शादी पटौदी खानदान में हुई थी। सैफ अली खान की जो दादी थी, परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर, वो यहाँ इनकी बेटी थी, अमीरुद्दीन अहमद खान की बेटी थी। इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था सहर बानो, सहर बानो बेगम। उनकी शादी हुई थी पटौदी खानदान में, यानी जो परदादा थे सैफ अली खान, जो बॉलीवुड स्टार हैं, उनके परदादा का नाम था इब्राहिम अली खान। इब्राहिम अली खान के साथ शादी हुई थी अमीरुद्दीन अहमद खान की बेटी की, सहर बानो की। ये सहर बानो कौन है? सैफ अली खान की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादी। तो ये लोहारू के नवाब की बेटी थी, फिफ्थ नवाब की। ठीक है, इब्राहिम अली खान का बेटा हुआ इफ्तिखार अली खान। इफ्तिखार अली खान का जो बेटा था वो था मंसूर अली खान पटौदी, जो भारत की क्रिकेट टीम में कैप्टन रहे हैं। और मंसूर अली खान पटौदी के बेटे हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान की वाइफ करीना कपूर, वो सब जानते ही हैं पटौदी फैमिली को, ये यही है गुड़गांव में। तो इब्राहिम अली खान की शादी यहाँ हुई, पटौदी फैमिली से भी इनका लिंक है। ठीक है, एक चीज और याद रखना अमीरुद्दीन की, ये जो अमीरुद्दीन थे ये मलेर कोटला, मलेर कोटला एक प्रिंसली स्टेट था, पंजाब में था। ये पंजाब में ये नाभा, पटियाला, इनके साथ एक मलेर कोटला था। ये जो 8 प्रिंसली स्टेट थे ना जिनसे पेप्सू बना था बाद में, उनमें से एक था ये मलेर कोटला, जिसमें मुस्लिम रूलर थे। तो यहाँ का जो रूलर था ना वो छोटा था, बच्चा था 8-10 साल का। तो यहाँ लोहारू के जो नवाब थे अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन अहमद खान, इन्होंने 8-10-12 साल तक ये मलेर कोटला वाला काम भी संभाला था। तब तक इनके जो भाई थे ना बसीरुद्दीन, तब तक लोहारू वाला काम संभालते हैं। ऑफिशियली बसीरुद्दीन को नवाब नहीं बनाया गया था, टेम्परेरी काम संभालते थे, नवाब तो कहलाएंगे यही। ठीक है, तो मलेर कोटला के भी रीजेंट रहे हैं वो। रीजेंट मतलब किसी, जैसे कि अकबर का जो रीजेंट था ना वो कौन था? वो बैरम खान। बैरम खान ने संभाला अकबर के बड़े होने तक, उस बच्चे के बड़े होने तक मलेर कोटला को भी संभाला था अमीरुद्दीन ने। ये था 5वां नवाब। अब आ जाओ 6th पे। 6th जो नवाब था उसका नाम था अजीजुद्दीन अहमद खान। अजीजुद्दीन अहमद खान, अजीजुद्दीन अहमद खान ये थे। और इनका टाइमिंग कौन सा? 1920 से 1926, 1920 से 26 तक 6 साल रहे थे। तो फिर ये इनके बाद फिर लास्ट नवाब आ गए थे, तो अमीनुद्दीन सेकंड, अमीनुद्दीन सेकंड थे ना, वो आ गए थे। अब 7th पे आ जाओ, 7th वाला पढ़ लेते हैं। लास्ट ये था 7th नवाब और लास्ट नवाब, 7 ही नवाब हुए हैं। उसके बाद हाँ 47 तक हुए हैं। एक अलाउद्दीन सेकंड भी होता है बाद में वैसे। ठीक है, तो लास्ट जो नवाब थे वो थे अमीनुद्दीन। लोहारू के लास्ट नवाब जो याद रखना, अमीनुद्दीन अहमद खान 2, क्योंकि अमीनुद्दीन नाम का एक इनका परदादा और भी था, अमीनुद्दीन फर्स्ट, बताया था ना पहले, 3rd नवाब था वो। ये है लास्ट नवाब 7th, अमीनुद्दीन अहमद खान 2। ये कब से कब तक रहे भी? लास्ट नवाब था 1926 में बना और 1947 तक, देश की इंडिपेंडेंस तक ये लास्ट नवाब रहा। तो अमीनुद्दीन अहमद खान के बारे में सुन लो, ऊपर लिखता हूं साफ साफ आराम से, पूरा बताता हूं क्योंकि इसकी स्टोरी है पूरी। सिंघानी वाली जो घटना थी वो इनके टाइम में हुई। सिंघानी में जो 22 लोगों की हत्या हो गई थी, जहां नवाब ने फायरिंग करवा दी थी सिंघानी के इनोसेंट फार्मर्स के ऊपर,
वो यही नवाब था, अमीनुद्दीन अहमद खान। ठीक है, तो सबसे पहला तो याद रखना आप, लास्ट नवाब था ये, लोहारू का लास्ट नवाब था, लास्ट नवाब ऑफ लोहारू। ठीक है, हालांकि अभी पहले मैं स्टोरी बताता हूं, फिर सिंगानी वाली और चहड़ वाली मंडोली वाली बताऊंगा। लोहारू का लास्ट नवाब था और इसने फिर 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के साथ जो एक्सेशन था वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उनको ये कहा था भाई अब यूनियन ऑफ इंडिया में ही रहना है सबको। तो 562 प्रिंसली स्टेट थे, वो अपनी मर्जी से ही मर्ज हो गए थे, इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। ये जूनागढ़ और ये था निजाम हैदराबाद का, इनको 2-4 को छोड़ के। तो लोहारू के नवाब भी मान गए थे, मान तो गए थे शुरू में, लेकिन लोहारू मर्ज होता है बाद में, 6-7 महीने और लगते हैं। उसके पीछे क्या स्टोरी है? लोहारू का नवाब चाहता था कि लोहारू वाला एरिया शेखावाटी में ही शामिल कर दिया जाए, झुंझुनू सीकर है ना, ये बीकानेर स्टेट की तरफ शामिल कर दिया जाए, तो राजस्थान में शामिल कर दिया जाए लोहारू को। लेकिन लोहारू की जो पब्लिक चाहती थी, हम पंजाब में रहना चाहते हैं, तो लोहारू को फिर ईस्ट पंजाब में शामिल कर दिया गया। देखो, आजादी के बाद जो पंजाब के 2 पार्ट हो गए थे, पाकिस्तान में जो पंजाब था वो वेस्ट पंजाब, इंडिया में पंजाब था ईस्ट पंजाब। तो पहले ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट है ना जिसमें लोहारू है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट था, बाद में भिवानी बनता है। लोहारू को हिसार डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर दिया गया। ईस्ट पंजाब स्टेट का डिस्ट्रिक्ट था हिसार, हिसार का पार्ट बन गया लोहारू। 47 में नहीं, 48 में बनता है। और उसकी डेट भी याद रखना आप, 23 फरवरी 1948 को शामिल होता है लोहारू। लोहारू जो पार्ट था सारा, इसके जो 52 गांव थे, 52 शोरानों के गांव हैं, शोरान बावनी बोलते हैं, लोहारू बावनी, बावनी के 52 गांव थे। यहाँ 52 गांव अब भी हैं, थे क्या? अभी भी शोरानों का इलाका है ये लोहारू। ठीक है, तो लोहारू जो मर्ज कर दिया गया यूनियन ऑफ इंडिया में, इसके पीछे अब क्या स्टोरी देखो। सरदार पटेल को फिर आना पड़ा, यहां पे काफी खींचातानी रही। नवाब चाहते थे कि राजस्थान में शामिल कर दिया जाए, शेखावाटी में, जयपुर की तरफ वहां। और फिर बाद में, अच्छा ये स्टोरी भी है, ये फैसला भी सिंगानी गांव में हुआ था। सिंगानी गांव में मीटिंग में ये सारे लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि भी हम तो ईस्ट पंजाब में, पहले ईस्ट पंजाब नाम था, ये ईस्ट पंजाब नाम कब तक था? ईस्ट पंजाब 1947 से 1950 तक ईस्ट पंजाब नाम था, फिर ये ईस्ट हटा दिया था, पंजाब रह गया था। तो पंजाब का एक जिला था हिसार, हिसार का पार्ट बन गया लोहारू। बाद में 1972 में भिवानी बन जाता है, 22 दिसंबर 1972 भिवानी बन गया। तो भिवानी का हिस्सा है, अब भी भिवानी का हिस्सा लोहारू। तो हिसार में शामिल कर दिया गया 23 फरवरी 1948 को। और सरदार पटेल की फोटो अवेलेबल है गूगल पे, सब जगह है। सरदार पटेल आए थे, लोहारू के नवाब हैं, जो भी लोग हैं उनसे मिले थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सरदार पटेल ने खुद एक्शन लिया। सरदार पटेल हिमसेल्फ विजिटेड लोहारू, लोहारू खुद आए थे सरदार पटेल, उन्होंने सॉल्यूशन किया। ठीक है, अब एक चीज और देखना इसमें, फिर मैं आपको बताता हूं सारी। ये लोहारू का जो नवाब थे ना, क्योंकि बड़े शौकीन थे, मिर्जा गालिब की ससुराल रही है, दाग दहलवी का ये मतलब घर रहा है, सेकंड जो नवाब थे उनके फादर थे। तो ये गान, इसके शायरी के बड़े शौकीन थे। तो यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी लोहारू में, लोहारू में लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में 3000 बुक्स थी, 3000 बुक्स थी अलग अलग, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। ये लाइब्रेरी 3000 बुक्स है ना, ये अमीनुद्दीन जो अहमद खान थे लास्ट नवाब, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में दहेज में दे दिया था। उस बेटे का नाम था नूर बानो, बेगम नूर बानो थी। उनकी शादी रामपुर के रूलर के साथ हुई थी। रामपुर स्टेट है उत्तर प्रदेश में, रामपुर एक प्रिंसली स्टेट था पहले उत्तर प्रदेश में। उनके नवाब के साथ, उनके राजा के साथ उनकी शादी, नूर बानो की शादी हुई। यानी रामपुर स्टेट का संबंध भी है लोहारू से, पटौदी का तो है ही भाई, सीधा ही। और ये 3000 बुक्स की लाइब्रेरी, अब ये सारे के सारी बुक अब भी हैं। और उस लाइब्रेरी का नाम रामपुर
में, रामपुर स्टेट में, उसको रजा लाइब्रेरी बोलते हैं, रजा लाइब्रेरी। और उस रजा लाइब्रेरी में एक पूरा सेक्शन है, उसके बाहर लिख रखा है लोहारू सेक्शन। ये लोहारू से आई हुई 3000 बुक्स हैं, नूर बानो के दहेज में दी थी, समझ लो। ये डोनेट कर दी थी अमीनुद्दीन अहमद ने। अमीनुद्दीन अहमद खान द लास्ट नवाब, उसने रामपुर के नवाबों को ये दान में कर दिया था, रजा लाइब्रेरी। इसमें एक लोहारू सेक्शन भी है, बहुत बढ़िया बुक्स हैं ये। खुद इस लाइब्रेरी में मिर्जा गालिब और दाग दहलवी जैसे लोग और बड़े बड़े फेमस पोइट्स यहाँ आते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं, सरदार पटेल बता दिया। अब सिंघानी वाली घटना पे आते हैं। नवाबों के टाइम में बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे भी, और बहुत अत्याचार होता था फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर। तो ये जो फार्मर की जो लड़ाई है ना, ये एक दिन की नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। छोटी छोटी घटनाएं, कहीं किसी को मार दिया, कहीं किसी को फांसी दे दी, कहीं टैक्स बढ़ा दिए, अनाप शनाप प्रकार के टैक्स थे। तो अब आपको बताता हूं मैं सिंघानी में होने वाली वो फायरिंग, इसको बोलते हैं सिंघानी फायरिंग। सिंघानी में फायरिंग हुई थी, ये नवाब अमीनुद्दीन अहमद था जो लास्ट नवाब, उसने करवाई थी फायरिंग किसानों के ऊपर। मैसाकर था, एक हत्याकांड था। टैक्स के विरोध में सिंघानी में लोग इकट्ठे हुए थे। सिंघानी में मीटिंग थी, पीसफुल मीटिंग थी। फार्मर के पास कोई भी हथियार नहीं थे किसी प्रकार के, शांतिपूर्वक वो रिक्वेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि भाई ये टैक्स नहीं लिए जाएं। ऊंट के नाम पे टैक्स था। और देखो ये विधवा पुनर्विवाह होता है ना, विडो रीमैरिज, इसके नाम पे भी टैक्स होते थे, अनाप शनाप टैक्स। और अगर अकाल पड़ जाता था, फसल बर्बाद हो जाती थी, तो भी ये नवाब हैं टैक्स लेते थे। तो सिंघानी में फायरिंग हुई। वो फायरिंग होती है 8 अगस्त 1935। और इस टाइम जो नवाब थे वो लास्ट नवाब थे अमीनुद्दीन अहमद खान। सिंघानी में फायरिंग होती है। और इस फायरिंग में 22 फार्मर जो थे, इनोसेंट फार्मर, जो 22 निर्दोष किसान थे, उनकी हत्या कर दी जाती है नवाब के द्वारा। नवाब की ट्रूप आती है, आर्मी आती है और अंधाधुंध फायरिंग करती है। 22 किसान जो थे वो यहां पर उनकी शहादत हुई, शहीद हो गए वो। ये टैक्स के अगेंस्ट में इकट्ठे क्यों हो रहे थे? वो जो क्रूअल्टी थी नवाब की, नवाब ने जो टैक्स लगा रखे थे अगेंस्ट टैक्सीज के खिलाफ सिंघानी गांव में मीटिंग थी। चहड़ कला में भी हुई थी ये 6 अगस्त, इससे 2 दिन पहले 6 अगस्त को चहड़ कला में भी, चहड़ है ना, चहड़ ये पास में ही है, पहाड़ी सिंघानी, सारे लोहारू के गांव हैं, सारे बावनी में आते, फेमस गांव है ये। जैसे फर्टिया है, सिंघानी है, गिगनाऊ है, लोहारू है, और ये सिंघानी है, ये शहर पाजू और मंडोली तक ये बावनी में आते थे। तो चहड़ में भी 6 अगस्त को बहुत फायरिंग होती है और सारे घर जला देते हैं। ऐसी कई बुक्स में लिखा है, बहुत सारे राइटर्स ने ये बावनी के ऊपर बुक्स लिख रखी हैं। तो 6 अगस्त की फायरिंग का तो सब, मैं जब छोटा था ना तो ये सारी घटनाएं मैं सुनता था, मुझे नहीं पता था कि बाद में मैं कई सालों बाद इस पे वीडियो बनाऊंगा, मुझे नहीं पता था इसका। ये बहुत सारे जो टैक्सीज हैं, इन टैक्सीज के खिलाफ है, लोग इकट्ठे हुए थे। 22 किसान थे जो इनोसेंट जो फार्मर्स हैं वो मारे गए थे। उन सारे शहीदों की याद में सिंघानी गांव में एक स्टेडियम भी बना हुआ है। सिंघानी में मार्टर स्टेडियम है, शहीद स्टेडियम है, और वहां उनका मेमोरियल है। हर साल 8 अगस्त 6, 7, 8 अगस्त को हर साल यहाँ पे उनको याद किया जाता है, इन 22 शहीदों को जिनकी निर्मम हत्या कर दी थी नवाब की सेना ने, उनको याद किया जाता है। तो 6 से 8 अगस्त तक हर साल एनुअल स्पोर्ट्स मीट भी होती है यहाँ सिंघानी गांव में। एनुअल स्पोर्ट्स मीट होती है, खेल करवाए जाते हैं उन शहीदों की याद में, और उनको याद किया जाता है। और गांव में मेमोरियल भी बना हुआ है। छोटा काम नहीं होता, 22 डेड बॉडी शहर के अंदर, गांव के अंदर, और उनको बाद में कुछ घायल भी थे जिनको भिवानी अस्पताल में ले गए और उनको ले जाने नहीं दिया गया, और कुछ को छुपा के हिसार ले जाया गया हॉस्पिटल में। बड़ी क्रूअल्टी दिखाई थी नवाबों ने यहाँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब सिंघानी वाला हो गया, 8 अगस्त वाला। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, जो सर छोटू राम थे वो किसानों के नेता थे। सर छोटू राम, देशबंधु सर छोटू राम जो थे, दीनबंधु, वो
ये जब उनको पता चला कि सिंघानी में इतने लोगों की हत्या हो गई किसानों की, तो वो वहां आए। तो कौन कौन आए थे, दो नाम याद रखना, सर छोटू राम एंड पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा भी भिवानी के एक लीडर थे, समाज सेवक थे। और सर छोटू राम को तो सब जानते हैं, फेमस पर्सनालिटी थी ये तो लोहारू की, उसके दो तक की, और पूरे हरियाणा में फेमस थे, किसानों के नेता हैं और ये भी समाज सेवक रहे हैं। दोनों लोहारू आए थे, इनको मुआवजा दिलाया। ये दोनों पंडित नेहरू से मिले थे और मुआवजे की बात भी की थी इन्होंने। ये भी कहते हैं सिंघानी की फायरिंग में विजिट किया इन्होंने, और जब भी जहां भी होता था दौड़े आते थे इस प्रकार के नेता। तो ये था लोहारू वाला, इसमें और बाकी सारी चीज मैंने बता दी। ठीक है, ठीक है। तो अब फखरुद्दीन अली अहमद का मैंने बता दिया, वैसे फिर बता देता हूं। हमारे जो फिफ्थ प्रेसिडेंट थे, फिफ्थ प्रेसिडेंट, पांचवें राष्ट्रपति और सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले तो थे वो ये क्या थे, जाकिर हुसैन, और सेकंड ये फखरुद्दीन अली अहमद, उनका संबंध भी था लोहारू से। और इन्हीं के टाइम में इमरजेंसी लगी थी 1974 से 77 तक। फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट रहे हैं इसके भारत के, और 75 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पे लगाई थी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो लोहारू के ऊपर। आशा आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।